वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया भैया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग देखने वाले हैं मुग़ल एम्पायर। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि भैया मुग़ल एम्पायर का बुनियाद जो है कैसे रखा गया। तो आपको ये बात पता है कि भैया इब्राहिम लोदी को कौन हराया था भैया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर। तो बाबर जब हराता है इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, तो उसके बाद एस्टेब्लिश्ड करता है मुग़ल एम्पायर को। ठीक है, ये कहानी है। मुग़ल एम्पायर एस्टेब्लिश्ड हो गया। अब देखते हैं कि बैटल क्या क्या लड़ा था बाबर। तो पहला बैटल जो लड़ा जाता है बाबर के द्वारा, उसका नाम है भैया बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, आप एक स्टोरी याद रखें कि आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करोगे? खाना खाओगे। खाना खाते हैं, क्या बैटल किन किन के बीच में हुआ था? तो बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में ये बैटल लड़ा जाता है, बैटल ऑफ खानवा। दिस बैटल सिक्योर द पोजीशन ऑफ बाबर इन दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा को हरा देता है बाबर, और उसके बाद इसका पोजीशन जो है दिल्ली में स्ट्रांग हो जाता है। किसका? बाबर का। ठीक है, ये था बैटल ऑफ खानवा। एक सवाल यहाँ से बनेगा कि भैया बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। डेट आपको याद रखना है, 27 में। ठीक है, 1500 तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि 1526 में तो बुनियादी रखा गया था। तो 1527, तो पहली बात है कि 27 में हुआ था बैटल ऑफ खानवा। खाना खाया हम लोगों ने 27 में। किनके बीच में हुआ था भैया? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा को जो है डिफीट मिलता है बाबर के द्वारा, और बाबर का पोजीशन और स्ट्रांग हो जाता है दिल्ली वाला एरिया में। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग चलेंगे, रेस्टोरेंट से बाहर निकले, चलना शुरू किए। ठीक है, 27 में हम लोगों ने खाना खाया, 28 में हम लोग निकल गए। तो बैटल ऑफ चंदेरी चल दिए। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में किन के बीच में? बाबर और मेदिनी राय। सीधा सवाल आएगा, दो ही सवाल बनेगा इस बैटल से। ठीक है, एक तो 28 में हुआ था, 27 में हम लोगों ने खाना खाया भैया, बाहर निकला, 28 में हम लोगों ने चल दिया। ठीक है, किनके बीच में भैया? बाबर और मेदिनी राय के साथ मिलकर चले हम लोग। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में होती है लड़ाई, रिजल्टेड इनटू द विक्ट्री ऑफ बाबर। उसके बाद की कहानी है बैटल ऑफ, ठीक है, घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा मतलब अब चल दिए तो कहाँ पहुँचे? घर पे पहुँचेंगे। पहले हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चल दिया। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? घर में पहुँचेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, घर में। तो बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। ठीक है, तो 27 में हम लोगों ने खाना खाया भैया, 28 में हम लोगों ने चल दिया, और 29 में हम लोग घर पहुँच गए। ये था डेट क्रोनोलॉजी के हिसाब से। आगे चलते हैं। नियर बिहार वर्सेस अफगान रूलर महमूद लोदी। ठीक है, लास्ट रूलर था ये नदर्न इंडिया का, जिसको हराता है कौन भैया? सॉरी, ये लास्ट रूलर नहीं था, ये अकबर जो है वो उसको हराता है। इस यहाँ पे देखते हैं बैटल ऑफ घाघरा किसी बीच में हुआ था भैया। तो बैटल ऑफ घाघरा हुआ था नियर बाबर एंड अफगान रूलर महमूद लोदी। ठीक है, तो बैटल ऑफ घाघरा 1529। अब घर गए, उसके बाद मर गए 1530 में। सिंपल सी बात है, बाबर डेड इन 26 दिसंबर 1530। 27 में हम लोगों ने खाना खाया, खानवा का युद्ध। 28 में हम लोगों ने चल दिया, चंदेरी का युद्ध। उसके बाद 29 में हम लोग घर पहुँचे, घाघरा का युद्ध। और 30 में मर गए, मतलब कि इनका इंतकाल हो गया भैया बाबर का। 1530 में कहानी ख़त्म। अब केओस क्रिएट हो गया। हुमायूं आता है। हुमायूं का 3 भाई था, कमरान, अस्करी और हिंडल। ठीक है, तो कमरान, अस्करी और हिंडल, ये है हुमायूं। इसका 3 ब्रदर। ठीक है, कमरान, अस्करी और हिंडल। सबका अलग अलग एरिया दे दिया जाता है भैया, लड़ाई नहीं होता। आप रख लो काबुल गंदार वाला एरिया, ये रख लेगा संभल वाला एरिया, ये रख लेगा अलवर वाला एरिया, और हुमायूं रख लेगा दिल्ली वाला एरिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात निकलता है हुमायूं से रिलेटेड। हुमायूं तो अभी है, ठीक है, फिर शेर शाह सूरी के साथ जब लड़ाई होगा
ठीक है, कन्नौज वाला, तो फिर उसके बाद 15 साल तक वो एग्जाइल में रहेगा। फिर 15 साल बाद जब 55 में रिटर्न करेगा तो उसके बाद फिर से इस्टेब्लिश करेगा, रिस्टोर करेगा मुग़ल एम्पायर को। कहानी आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हुमायूं के बारे में पहले बात है। हुमायूं नामा किसने लिखा था भैया? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम उसकी बहन थी। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ से आएगा कि भैया हुमायूं नामा कौन लिखा था, तो किन के द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं टॉम किसने बनवाया था? हाजी बेगम, जो कि विधवा थी बाबर की। और फेमस पेंटर इनके कोर्ट में कौन कौन थे? हुमायूं कोर्ट में कई बार इस सवाल पूछा जा चुका है भैया। अब्दुस समद और मीर सईद, अब्दुस समद और मीर सईद, अब्दुस समद और मीर सईद इनके कोर्ट पेंटर थे भैया। हुमायूं टॉम कौन बनवाया था? हाजी बेगम, इनकी विधवा थी। हुमायूं नामा इनके द्वारा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा, जो इनकी बहन थी। आगे चलते हैं। उसके बाद बैटल देखते हैं। बैटल ऑफ दौरा 1532 में लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। हुमायूं और अफगान फोर्सेस डिफीटेड अफगान फोर्सेस एंड कैप्चर चुनार फोर्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। बैटल ऑफ चौसा 1539 में बिहार से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखो 1539। उसके बाद होता है बैटल ऑफ कन्नौज 1540। तो बैटल ऑफ जो चौसा हुआ 1539 AD में, उसका क्या कहानी है? बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान, वही फरीद जिनका नाम था फरीद। शेर खान नाम पड़ता है जब ये एक शेर को मार देते हैं। तो बहार खान जो लोहानी थे, इनको कहते हैं भैया, टाइटल देते हैं शेर खान का। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखते हैं भैया, बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान के बीच में लड़ा गया था। हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर खान एंड एडॉप्टेड टाइटल शेर शाह। शेर खान अलग मामला है, वो शेर को मारने की वजह से। और जब बैटल ऑफ चौसा होता है तो क्या टाइटल रखा जाता है भैया? शेर खान के द्वारा शेर शाह। ये याद रखना आप, कौन कौन सा पॉइंट हो गया याद रखने के लिए। बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान आपको याद होगा। हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर खान एंड एडॉप्टेड द टाइटल शेर शाह। बैटल ऑफ कन्नौज देखते हैं 1540 में हुआ था। तो बैटल ऑफ कन्नौज की क्या कहानी है? तो बैटल ऑफ कन्नौज बोलो या बैटल ऑफ बिलग्राम, ये दोनों के नाम से आपको सवाल मिलेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है। बैटल ऑफ कन्नौज बोलो या बैटल ऑफ बिलग्राम बोलो, 1540 में हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच में। इसमें अगेन जो है वो हुमायूं हार जाता है। किससे? शेर खान से। हुमायूं फ्लेड फ्रॉम दिल्ली एंड रिमेंड एग्जाइल फ्रॉम 1540 से 1555 तक, 15 साल तक एग्जाइल रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है अब थोड़ा देरी के लिए थोड़ा टर्मिनेट हो गया मामला। अब सूर एम्पायर पढ़ेंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा जो फाउंडेशन रखा गया था, उसके बाद जब रेस्टोरेशन होगा मुगल एम्पायर का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग कि भैया आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज शेरशाह सूरी एस्टेब्लिश्ड सूर एम्पायर। देखते हैं क्या कहानी है। कैपिटल रखता है अपना भैया सासाराम। ओरिजिनल नेम इसका था फरीद। ठीक है, फरीद इसका ओरिजिनल नेम था। आफ्टर किलिंग अ शेर, ठीक है, द टाइटल ऑफ शेर खान वाज गिवन बाय बहार खान लोहानी। तो बहार खान लोहानी जो है इसको टाइटल देता है क्या? शेर खान का, आफ्टर किलिंग अ शेर। इनका ओरिजिनल नाम क्या था भैया? फरीद। कैपिटल कहाँ था? सासाराम। आगे चलते हैं, ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एडॉप्टेड द टाइटल हज़रत आला, इससे सवाल पूछा गया कि हज़रत आला जो है वो किसने अपना टाइटल रखा था? तो शेर शाह सूरी ने रखा था अपना टाइटल हज़रत आला। ही इंट्रोड्यूस्ड दम, सिल्वर और अशरफी मोहर। तो आपको पता है कि अशरफी मोहर अशरफी गोल्ड का होगा, सिल्वर रुपया, दम न्यू कॉपर कॉइन। नाम से क्लियर है, दम कॉपर कॉइन, सिल्वर रुपया, ये तो क्लियर है। अशरफी ये भी क्लियर है, गोल्ड कॉइन होगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है दम जो है कॉपर कॉइन था, सिल्वर रुपया था और ये अशरफी मोहर गोल्ड कॉइन था। दो चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, एक भैया पट्टा और दूसरा है कबूलियत। पट्टा का मतलब क्या हुआ? जो अमाउंट दिया जाता था पीजेंट के द्वारा उसको कहा जाता था पट्टा। सिंपल बात है, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। कबूलियत
कबूलियत क्या होता था? डीड ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट किए उस डीड को क्या कहते थे भैया? आपने कबूलियत कर लिया है, ठीक है, जो है। और उसके बाद जो है ये पट्टा की कहानी है। पट्टा क्या हो गया? अमाउंट पेड बाय द पीजेंट, और कबूलियत, आपने कबूलियत कर लिया भैया, डीड ऑफ एग्रीमेंट साइन हो गया, और ये रहा कबूलियत, उस पीस ऑफ पेपर को कहा गया कि भाई ये कबूलियत हो गया। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। तो दो सिस्टम याद रखना है, पट्टा अमाउंट पेड बाय द पीजेंट, और कबूलियत डीड ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उसको क्या कहा गया भैया? कबूलियत। लैंड असेसमेंट फॉर एवरी ईयर्स, हर एक साल जो लैंड असेसमेंट होता था उनको कहा जाता था भैया ज़ब्ते हर साल होना है। क्लियर है? ज़ब्ते हर साल लैंड का असेसमेंट होगा। इस सिस्टम को क्या कहा गया? ज़ब्ते हर साल। तो सिंपल सा सवाल आता है कि भैया ज़ब्ते हर साल किस चीज़ से रिलेटेड है? तो असेसमेंट ऑफ द लैंड से रिलेटेड है। पट्टा किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पट्टा रिलेटेड है भैया अमाउंट पेड बाय द पीजेंट के द्वारा जो पैसा दिया जाता था उससे रिलेटेड है। कबूलियत क्या है? ये डीड ऑफ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट जो होता था दो पार्टी के बीच में, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? कबूलियत कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं हम लोग, लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट? एक था गुड, एक था मिडिंग, एक था बैड। कभी ऐसा सिचुएशन आ गया, डिफ़िकल्ट सवाल बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए, एक नज़र गुजार लो ताकि MCQ बन जाए। कौन कौन सा? गुड, मिडिंग और बैड। उसके बाद देख लें, ही टेक्स 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस, जो एवरेज प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 लिया जाता था किसानों से, ठीक है। एंड इट वाज पेड इन ईदर कैश और क्रॉप्स, आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे दीजिए, जो 1/3 का जो होता है, ठीक है, कैश में, और यह आपके पास क्रॉप है तो क्रॉप दे दीजिए। ही कंस्ट्रक्टेड पुराना किला, जो कि दिल्ली में है, पहली बात। रोहतास फोर्ट, तो ये मत समझ लेना कि रोहतास वाला डिस्ट्रिक्ट में है, कोई ज़रूरत नहीं कन्फ्यूजन होने की। कहाँ है? पंजाब, पाकिस्तान में है। शेर शाह सूरी मस्जिद कहाँ है? पटना में है। तो 3 बात आपको याद रखना, पुराना किला से तो कई बार सवाल आया, दिल्ली में है। रोहतास फोर्ट पंजाब पाकिस्तान में है। शेर शाह सूरी मस्जिद कहाँ है? पटना में है, ठीक है। 1/3 लिया जाता था टोटल प्रोड्यूस का, ठीक है, एवरेज प्रोड्यूस का, ठीक है। और या तो आप कैश में दे दीजिए या आप क्रॉप दे दीजिए, ठीक है। पट्टा क्या हुआ भैया? पट्टा हो गया, जो किसान पेड करता था पैसा, ठीक है। और उसके बाद कबूलियत, ठीक है, जो डीड हुआ करता था एग्रीमेंट के दो पार्टी के बीच में, उसको क्या कहा जाता था? कबूलियत कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं रेस्टोरेशन ऑफ मुगल एम्पायर की क्या कहानी है, ठीक है। तो रेस्टोरेशन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में देखते हैं। आफ्टर रिमेनिंग एग्जाइल फ्रॉम 15 ईयर्स, हुमायूं ऑक्युपाइड आगरा, दिल्ली इन 1555। आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयरकेस ही डेड इन 26 जनवरी 1556 को। तो कब डेड हो गए ये भैया? डेड हो गए 26 जनवरी 1556 को। कैसे? सीढ़ी से गिरने पे, ठीक है। उसके बाद आता है भैया अकबर। अकबर को कोरोनेटेड कहाँ किया जाता है? कलानौर में। ये सवाल पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। अकबर, सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात है, इनको कोरोनेटेड कहाँ किया गया था भैया? तो कोरोनेटेड किया गया था कलानौर में। इनका ताजपोशी हुआ था कलानौर में। कलानौर जगह से ये सवाल पूछा हुआ है। अकबर एबोलिश्ड स्लेवरी एंड स्टॉप्ड द कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार इनटू इस्लाम। 2 चीज़ को कहानी ये ख़त्म कर देता है। एक तो स्लेवरी की कहानी जो है ख़त्म कर दिया भैया। दूसरी बात क्या कहा गया कि भैया देखो, आप जो वार प्रिजनर्स है उसको आप इस्लाम में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ सिस्टम को अब गलत है, इसको आप ख़त्म करो। तो 2 चीज़ को ख़त्म किया गया, एबोलिश किया गया स्लेवरी सिस्टम को, और स्टॉप कर दिया गया कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार इनटू इस्लाम। सवाल आता है, याद रखना। ही ऑल्सो एबोलिश्ड जजिया टैक्स, इसीलिए तो ये फेमस है अकबर कि भैया जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम पे लगता था उसको ख़त्म कर दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। याद रखो, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था जजिया टैक्स को। उसके बाद जो है अकबर हटाता है। 1564 में हटाया गया था टैक्स ही, और पिलग्रिम टैक्स भी हटाया गया था 1563 में। ये पिलग्रिम टैक्स जो लगता था उसको भी एबोलिश कर दिया गया था। इससे भी सवाल पूछा हुआ है कि पिलग्रिम टैक्स जो है किन के द्वारा हटाया गया था? तो अकबर के द्वारा हटाया गया था। एबोलिश किया गया था जजिया, ये भी अकबर के द्वारा किया गया था। स्लेवरी का कहानी भी ख़त्म कर दिया था अकबर।
और जो वार प्रिजनर हुआ करता था जिसको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था इसको भी स्टॉप कर दिया गया। तो ये सब कुछ अच्छा काम था अकबर के द्वारा। 1564 में चलते हैं। 1574 में अकबर विद खाने खानन मुस्लिम खान मार्च टुवार्ड्स बिहार। यही बात उस वक्त जो है जब हम लोग बाबर पढ़ रहे थे तो उसमें गलती से निकल गया था कि भैया यही कहानी है, वो बाबर नहीं अकबर था जो कहानी ख़त्म किया था 1974 में। एंड एंडेड द लास्ट रूल ऑफ अफगान पावर इन द नदन बिहार। नदन बिहार का जो लास्ट अफगान पावर था उसको ख़त्म कौन करता है? अकबर करता 1574 में। बस ये आपको याद रखना। आगे चलता है बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी कब होता है? 1576। आपको डेट याद रखना है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी कब होता है? 1576 में होता है। महाराणा प्रताप वाज डिफीटेड बाय अकबर आर्मी लेड बाय मान सिंह। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस तरफ कौन है भैया? मान सिंह है। किसके तरफ से? अकबर के तरफ से। और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो महाराणा प्रताप की तरफ से कौन है भैया? कमांडर हकीम खान। देखो कहाँ रिलीजियस मैटर है रहा कुछ। इस तरफ है मान सिंह अकबर की तरफ से और इस तरफ महाराणा प्रताप है जिसकी तरफ से कौन है? हकीम खान। और बैटल होता है लेकिन डिफीट हो जाता है किसका? महाराणा प्रताप का। ठीक है आगे चलते हैं। अकबर वाज नोन एज इनलाइटेंड डिस्पॉट। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए डाल दिए हैं। ठीक है। ही लॉन्च्ड दीन इलाही। ये भी सवाल पूछा हुआ है। ये तो फेमस ही भैया दीन इलाही किन के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अकबर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में क्या क्या याद रखना आपको? पहली बात कि किसके बीच में हुआ था? तो भैया हुआ था महाराणा प्रताप और किसके? अकबर के बीच में। जिनके आर्मी को कौन लीड कर रहे थे भैया? मान सिंह। और महाराणा प्रताप के आर्मी को कौन लीड कर रहे थे भैया? हकीम खान। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। अकबर को इनलाइटेंड डिस्पॉट कहा जाता था। ठीक है। और ही लॉन्च्ड दीन इलाही। दीन इलाही इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। तो पहली बात कि लैंड जो है 3 टाइप्स का था अकबर के टाइम में। एक था जागीर, एक था इनाम। ठीक है। और एक जो था उसका नाम था भैया खालिसा लैंड। तीनों लैंड फेमस है। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। जागीर क्या होता था भैया? अलॉटेड टू नोबल या रॉयल फैमिली को। जो रॉयल फैमिली हुआ करता था ठीक है प्लस जो नोबल पर्सन हुआ करता था उसको ये ज़मीन अलॉट किया जाता था जागीर। ठीक है। तो जागीर किनको दिया जाता था भैया? अलॉटेड टू नोबल प्लस रॉयल फैमिली। इनाम किनको दिया जाता था? टू लर्नड पर्सन और रिलीजियस मैन। सीधा सवाल आता है कि भैया लर्नड पर्सन को जो लैंड दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था भैया? इनाम। और रिलीजियस मैन को जो लैंड दिया जाता था उसको भी क्या कहा जाता था? इनाम। जागीर वाज रिलेटेड टू अ नोबल और रॉयल फैमिली के को दिया जाता था। ठीक है। कौन सा लैंड? जागीर लैंड। और एक है खालिसा लैंड। रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम दिस लैंड वेंट डायरेक्टली टू द रॉयल ट्रेजरी। ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ करता था वो कहाँ जाता था? डायरेक्ट रॉयल ट्रेजरी में। आगे चलता है कहानी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया है। ठीक है। क्या पूछा गया था यूपीएससी में सवाल कि भैया ये चीज़ दिया हुआ था 3 चीज़, सूबा, सरकार और परगना। इसको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव पास से सवाल पूछने का जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ही हम लोग एंट्री कर रहे हैं और जो फेमस रूलर है ठीक है मौर्य हो गया या गुप्ता हो गया, चोल एम्पायर हो गया, या हम लोग बात कर लेते हैं मुग़ल का या दिल्ली सल्तनत का, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सवाल इधर ही से आता है। ठीक है। तो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भैया प्रोविंशियल को क्या कहा जाता था भैया? प्रोविंस को कहा जाता था सूबा, डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था सरकार, सब डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था परगना, और उसके नीचे था विलेज। ठीक है। जिनके हेड का नाम क्या था? मुकद्दम। ये तो आपको पता ही होता है, रटा होता है कि भैया मुकद्दम जो हेड होते थे विलेज का। मेन कहानी तो यहाँ से शुरू होता है कि सब डिस्ट्रिक्ट परगना जो है, परगना के हेड कौन हुआ करते थे भैया? सिकदार। उसके बाद सरकार के हेड कौन हुआ करते थे? फौजदार और आलम गुजार। उसके बाद है ऊपर में सूबा के हेड कौन हुआ करते थे भैया? सूबेदार। तो इस तरीके से सवाल बनेगा भैया कि
कौन किनके हेड हुआ करते थे, पहली बात। दूसरा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ सकता है, जो पहले पूछा जा चुका है। यह सिंपल सा ये सवाल पूछेगा कि भैया उस वक्त जो है वो ये सब डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, परगना, और डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, सरकार, और प्रोविंस को कहा जाता था सूबा। तो भैया सूबा किनको कहा जाता था, प्रोविंस को। डायरेक्ट सवाल बनता है। आगे चलते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत फेमस था अकबर के टाइम में। 2 सिस्टम था भैया, एक था मनसबदारी और दूसरा था जागीरदारी। हम लोगों ने इक्ता सिस्टम के बारे में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में, जो इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। ठीक है, सिमिलर है इक्ता सिस्टम के द्वारा ही जागीरदारी सिस्टम, सिमिलर टू द इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। क्लियर है मामला। अ पार्ट ऑफ लैंड वाज गिवन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल इन स्टेट ऑफ सैलरी। ठीक है, हम सैलरी ना देकर एक पार्ट ऑफ लैंड दे दिए। ठीक है, और कहते हैं कि भैया इससे जो टैक्स आप इकट्ठा करोगे, इसको आप इस्तेमाल करो ट्रूप्स को स्ट्रेंथ करने में। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, ये सब सारी चीज़ों में पैसे को खर्च करो, और जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो आपको आर्मी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही सिस्टम था दिल्ली सल्तनत में, जो कि सेम सिस्टम किसमें था। नाम क्या है भैया, सिर्फ जागीरदारी इक्ता की जगह पे हो गया। सेम कहानी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मनसबदारी का क्या कहानी है, मनसबदारी की कहानी भैया रैंकिंग सिस्टम इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है भैया, उनको रैंकिंग सिस्टम कर दिया गया। अब जिसको जितना ज़्यादा रैंक होगा भैया, उसको उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा। सिंपल बात है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। मनसबदारी का मतलब दिमाग में तुरंत आना चाहिए भैया, रैंकिंग। जितना भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको रैंकिंग कर दो, और जिसको जितना ज़्यादा रैंक होगा उसको उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा। सबसे ज़्यादा रैंक किसको मिलेगा, नोबेल पर्सन को। ठीक है, उसका रॉयल फैमिली को, ये सबको ज़्यादा मिलेगा रैंक। आगे चलते हैं। जब्ती सिस्टम जो कि लाया गया था टोडरमल के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है कि भैया जब्ती सिस्टम किनके द्वारा लाया गया था, टोडरमल के द्वारा लाया गया था। नोन एज आईने दहशाला। क्वेश्चन आया हुआ कि आईने दहशाला किसको कहते थे भैया, तो जब्ती सिस्टम का ही नाम था। ठीक है, टोडरमल बंदोबस्त, ठीक है, टोडरमल सेटलमेंट, और आईने दहशाला और जब्ती सिस्टम, कहानी सब सेम है। 1/3 लिया जाता था प्रोड्यूस का। आगे चलते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, जोधाबाई पैलेस, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती टॉम, ये सब कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में। कौन बनवाया था, अकबर बनवाया था। तो भैया सवाल ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है वो फतेहपुर सिकरी में नहीं है, क्योंकि फतेहपुर सिकरी में ज़्यादा बनाया गया भैया। बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई पैलेस, पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती टॉम। उसके बाद रेड फोर्ट जो आगरा में है, ठीक है, उनको वो बनाया गया था किनके द्वारा, अकबर के द्वारा। उसके बाद टेम्पल ऑफ गोविंद देव, कहाँ, वृंदावन। ठीक है, टेम्पल ऑफ गोविंद देव वृंदावन, रेड फोर्ट आगरा का, शेख सलीम चिश्ती टॉम, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, बुलंद दरवाज़ा, कहाँ, फतेहपुर सिकरी में। ये हो गया आगरा में रेड फोर्ट, और ये हो गया भैया वृंदावन में गोविंद देव। फेमस पेंटर कौन थे, याद रखना आपको। देखो, या तो जसवंत लिखा हुआ मिलेगा या दसवंत मिलेगा, दोनों बात एक ही है। जसवंत बोल लो या दसवंत बोल दो। अब्दुल समद, फारूक बेग और जमशेद दसवन, ए नहीं है, ठीक है, टी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जसवंत है, दसवंत है, दसावन है। अब देखो बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, एक था जसवंत और दूसरा था दसावन, ये दोनों को ऐड करके पूछा गया था भैया ये किनके कोर्ट में पेंटर थे, तो अकबर के कोर्ट में पेंटर थे ये जसवंत और दसावन। पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी में ही, याद रखना, अब्दुल समद को भी और फारूक बेग को भी। आगे चलते हैं। अकबर नामा और आयने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था भैया, अकबर नामा को, और आयने अकबरी को कौन लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। बाबरनामा जो लिखा गया था ये किनके द्वारा लिखा गया था, बाबर के द्वारा ही खुद लिखा गया था। कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था बाबरनामा को, बाबरनामा को लिखा गया था भैया चगताई तुर्किश लैंग्वेज में। ठीक है, तो तुर्किश में लिखा हुआ था, लेकिन इनको जो है ट्रांसलेट किसने किया था भैया, पर्शियन में। तो पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था भैया अब्दुल खानन के द्वारा। ठीक है, हम लोग देखेंगे उस चीज़ को, पहले हम लोग एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं।
अबुल फजल को ही ऑल्सो रेफर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के बारे में भी ये बताता है अबुल फजल, जो कि यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। किल्ड बाई द प्रिंस सलीम इसलिए बता दे रहे हैं भैया कि कौन कौन सा सवाल पूछा हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा एरिया है ही नहीं, ठीक है। तो घूम फिर कर इसी एरिया में हम लोग पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे तो, ठीक है। जब भी अब रिवीजन करोगे तो फिर यही सब सारी चीज़ें आएंगी और यहीं से फिर सवाल बनेगा, ठीक है। तो स्टैटिक से सवाल आए तो उससे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। जो मसला हो करंट अफेयर में हो, लेकिन स्टैटिक से सवाल आए तो नहीं छूटना चाहिए, एरिया फिक्स है। आगे चलते हैं। किल्ड बाई प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम के द्वारा मार दिया जाता है किनको भैया, अबुल फजल को। नवरत्न के बारे में देखते हैं, अकबर का जो नवरत्न है। सबसे पहली बात तो अबुल फजल, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। फैज़ी, फैज़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीलावती और महाभारत, ठीक है, पर्शियन में ट्रांसलेट किया जाता है किनके द्वारा, फैज़ी के द्वारा। लेकिन महाभारत में कंप्लीट योगदान जो है वो फैज़ी का नहीं है, इनके साथ एक और बंदे ने काम किया था जिनका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी प्लस फैज़ी, ये दोनों ने मिलकर जो है वो महाभारत को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, ठीक है। और लीलावती को लेकिन कंप्लीट किसने किया था भैया, फैज़ी ने किया था। अब जब महाभारत को ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में तो कुछ न कुछ तो नाम अलग होगा। उनका नाम क्या रखा गया भैया, रज़्मनामा महाभारत, ठीक है, रज़्मनामा। तानसेन की एक कहानी है। राजा बीरबल का दूसरा नाम क्या था भैया, महेश दास। सवाल आता है कि महेश दास किनका नाम था, राजा बीरबल का। या राजा बीरबल का क्या नाम था भैया, तो महेश दास नाम था। राजा टोडरमल इनके थे, जिनके बारे में हम लोगों ने देखा भैया, टोडरमल बंदोबस्त, ठीक है, आईने दहसाला, सब एक ही कहानी है। अब्दुल रहीम खाने खानन, तो अब्दुल रहीम खाने खानन ने जो है वो बाबरनामा को ट्रांसलेट किए हैं भैया तुर्की से पर्शियन में। अब बाबरनामा को किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था, चगदाई तुर्क भाषा में, ठीक है, तुर्किश लैंग्वेज में था। तो तुर्किश लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किनके द्वारा किया जाता है भैया, किया जाता है अब्दुल रहीम खाने खानन के द्वारा। अब्दुल रहीम खाने खानन याद रखना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, और पार्ट 2 इसका कंप्लीट करते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं करते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियोज़ आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए। और अगर किसी खास टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, और मेडिवल इंडिया को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।